हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, आज की सबसे पहली न्यूज़ है कि नोबेल पीस प्राइज 2023 जो है वो मिल गया है ईरानियन एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी को। अब ये फेमस क्यों है और क्या इन्होंने ऐसा किया है? देखिए, नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये, अब इनको प्रोनाउंसिएशन कैन डिफर बट नाम यही है। तो इनको यहाँ पे क्यों दिया गया है नोबेल पीस प्राइज? एक्चुअली देखो, ईरान में आपको पता है कि वुमेन के राइट्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। आपको अभी कुछ समय पहले याद होगा कि 22 साल की एक जो लड़की थी उसको वहाँ पे पुलिस कस्टडी में जब लिया गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो एक मैसिव लेवल प्रोटेस्ट हुआ था। ईरान में जो है ना, एक मॉरल पुलिस घूमती रहती है, वो ये देखती है कि भैया वहाँ की महिलाओं ने जो है हिजाब ढंग से पहना है कि नहीं पहना है। अगर नहीं पहना होता है तो फिर वो उनके ऊपर एक्शन लेती है। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये जो मोहम्मदी जी जो हैं ये आज की डेट में 51 ईयर्स की हैं, बट ये आज से नहीं, काफ़ी समय से ये ईरान में जो है वो वुमेन राइट्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रही हैं और नंबर ऑफ टाइम्स ये जेल भी जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल इन्होंने अपनी जो फाइट है अगेंस्ट द ईरानियन अथॉरिटीज़ इन्होंने बरकरार रखी है और वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने करी है, इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, किस कंट्री की हैं? ऑफकोर्स शी इज़ फ्रॉम ईरान और शी इज़ द 19th वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज़ और सेकेंड ईरानियन वुमेन है आफ्टर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शिरिन इबादी वॉन द अवार्ड इन 2003। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ईरान के बारे में वैसे भी सारी चीज़ें पता हैं कि वुमेंस को लेके वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारा बवाल चल रहा है। वहाँ की एक एक्ट्रेस थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था कुछ समय पहले और वहाँ पे अभी फिर से मॉरल पुलिस जो है उनकी वो फिर से एक्टिव हो चुकी है, चारों तरफ घूम रही है। ईरान को आप यहाँ से कनेक्ट और भी चीज़ों से ऐसे करंट अफेयर में याद करते टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कनेक्ट करते हो। अब ईरान है, ईरान से आपने कल ही JCPOA पढ़ा है तो आप उसको दिमाग में ला सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि ईरान का एक फेमस ड्रोन जो कि ईरान में किस नाम से जाना जाता है और उसने कंट्री को ये बेचा था, किस कंट्री को बेचा था और वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो रिलीज ऑफ बिहार कास्ट सर्वे पे स्टे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार हम किसी गवर्नमेंट के डिसीजन पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम डेटा की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन करेगा तो वो वी कैन चेक, बट कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसमें हम कैसे मना कर दें कि आप ना करिए, तो वी कैन नॉट डू इट। ये चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। जस्टिस संजीव खन्ना का ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सिक्किम फ्लड टोल राइजेस टू 25, सर्च ऑन फॉर मिसिंग 143। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल मैंने आपको पूरा रीजंस भी बताया, मैंने आपको पूरा समझाया किस तरीके से ये चीज़ जो है वो हुई है, कैसे ये फ्लड आई है। ठीक है, और क्या ग्लेशियर लेक होती है, सारी चीज़ हमने जानी है। तो ये वाली ये आर्टिकल था, इसमें कोई बहुत डिटेल में जाने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए, मनरेगा रन्स ऑफ आउट ऑफ फंड, मिनिस्ट्री सीक्स मोर बजट। तो मनरेगा स्कीम पे एक आर्टिकल आया हुआ है। हुआ क्या है, आउट ऑफ फंड चल रहा है। इससे पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यह था कि काफ़ी सारे स्टेट्स ने पैसा नहीं दिया है और अभी यहाँ पे फिर ये चीज़ देखने को मिली है। मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए आप मुझे बताइए उत्तरदायी रहती है, जो मनरेगा का पूरा फंक्शन देखती है, मनरेगा कैसे इम्प्लीमेंट हो ये देखती है, सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी मनरेगा स्कीम के बारे में डिटेल में अभी हम देखते हैं। राजस्थान CM अनाउंसेस 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट अभी घोषणा करी है। मल्लपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचमन, ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद एक देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया हुआ है, ब्रोकन इन 2 लीबिया फ्लड सर्वाइवर्स ग्रैपल विथ मेंटल हेल्थ। तो लीबिया फ्लड के ऊपर ये आर्टिकल है। देखो हुआ क्या है, लीबिया में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसको अभी हम रिवाइज कर लेंगे। बट कहने का मतलब ये कि यार वहाँ पे ना इतने सारा इस लेवल पे कोई प्राकृतिक आपदा मुझे नहीं याद है मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी जो अभी लीबिया में हुई है, और इतने सारे लोग अभी मेंटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। मैंने आपको पूरा समझाया भी था कि क्यों ये इतनी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे ये हुआ है ना उसको कोई कंट्री रिकग्नाइज ही नहीं करता है। तो इंटरनेशनल एड वेड तो दूर की बात है। अब हमें पढ़ेंगे ना, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर हम आएंगे कि क्या कंटेक्स्ट था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते थे, जिसको ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आज की डेट में सिर्फ नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है जो 25 अगस्त 2005 को आया था। देखो एक चीज और बता दूं मैं कि हर बार 25 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम, नरेगा स्कीम। ठीक है,
तो ये डेट आप ध्यान रखना कब आया था, अगस्त 25 2005 को। ये क्या स्कीम है, क्या ये करने की कोशिश करती है, तो लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ये देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी अनस्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड वर्क मतलब क्या होता है, देखो स्किल्ड वर्क क्या होता है गाइस, स्किल्ड वर्क में आपको कोई पर्टिकुलर स्किल होती है, जैसे मेरे पास टीचिंग की स्किल है, किसी के पास कोई काम करने की स्किल है, तो वो स्किल जिसके पास ना हो, जो कि लोग अनस्किल हों, तो उन नॉर्मल इंसानों के लिए 100 दिन का मिनिमम गारंटी का वर्क जो है ये स्कीम आपकी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, ठीक है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मॉनिटरिंग एंटायर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्ट है, मेन इसका पर्पस क्या है, देखो आप सिंपल सी एक बात समझो, आपको पहली बार इस स्कीम को सुन के ये फील हो रहा होगा कि इस स्कीम का पर्पस है गरीबों की मदद करना, उनके पास पैसा पहुंचाना। तो उसका क्या पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि भाई अगर गरीब इंसान जो है उसके पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में पैसा खर्च करेगा और इससे आपकी इकोनॉमी भी जो है वो बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव है, ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द कंट्री। रफली इसमें एक ये भी क्राइटेरिया है कि 1/3 जो है टोटल वर्कफोर्स का मस्ट बी वुमेन। अडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड सबमिट देयर नेम, एज, एड्रेस विथ फोटो ऑफ अपना नाम, पता, ये सारी चीजें जो है ग्राम पंचायत को सबमिट करते हैं। ग्राम पंचायत रजिस्टर करता है उन हाउस होल्ड को आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एंड इश्यूज ए जॉब कार्ड, ठीक है। जॉब कार्ड के बाद आप मिनिमम लगातार 14 दिन काम कर सकते हो। रेडियस 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम मिलना चाहिए, अगर उससे दूर आपको भेजा जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा वेज मिलेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसकी जो आपको याद होनी चाहिए, अगर कल को इस पे पैराग्राफ आता है करंट अफेयर में तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किलोमीटर वाला ये क्या है, ये चीज, ठीक है। तो 5 किलोमीटर होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेज पे किया जाएगा। अभी क्या कंसर्न है, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह देखा गया है कि नरेगा स्कीम के जो फंड्स हैं ना, ये जो हमारे देश के डेवलप स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुअर स्टेट्स हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। अब यही तो चिंता का विषय है। जो पुअर स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, तो वहां पे तो इस स्कीम को और ज्यादा अच्छे से यूज करना चाहिए कि जो वहां के लोग हैं उनकी मदद हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि जो हमारे देश के डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो बेटर तरीके से इस स्कीम का यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द आपका जो पुअर स्टेट है। तो अभी सरकार ने ना रिपोर्ट मांगी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कुछ बात थी। वैसे देखो नरेगा स्कीम में ना देयर आर सर्टेन इश्यूज। सबसे पहला जो एक इशू आता है ना वो आता है वेज पेमेंट का। अभी क्या होता है ना, देखो किसी बंदे ने काम किया तो उसके बाद उस काम के लिए उसको 7-8 लोगों से साइन कराना पड़ता है, उसके बाद उसका वेज उसको मिलता है, वो भी बहुत डिले हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो इसमें स्टेट एंड सेंटर मिलकर पैसा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,191 18,191 करोड़ की लाइबिलिटी है अभी भी 24 स्टेट्स को देनी इस स्कीम के अंडर में। तो सबसे पहली चीज तो इस स्कीम को थोड़ा सुधारने के लिए ना ये जो पेमेंट सिस्टम है ये सही करना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट आपको पता पड़ा, दिस इज द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जिसके वजह से अभी हम नरेगा स्कीम को डिस्कस कर रहे थे। फ्लड से रिलेटेड देखो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी लीबिया में घटी है और ऐसा बताया जा रहा है कि 11,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और ये एक ऑफिशियल आंकड़े हैं। मतलब लास्ट टाइम आई चेक इट वाज 5,000 बट आज सुबह की मैंने देखा तो 11,000 के आसपास आ रहा है कि भैया डेथ टोल जो है वो 11,000 तक पहुंच चुकी है। और ये एक ऑफिशियल आंकड़े हैं, आप ये मान के चलिए ऑफिशियल आंकड़े से हमेशा जो संख्या होती है वो ज्यादा ही होती है और वो कितनी ज्यादा होती है ये अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक कि जब से मैं जिंदा हूं जब तक मुझे सेंस आई है पढ़ाई लिखाई की, इतना बड़ा मैंने कोई हादसा देखा है फ्लड से रिलेटेड जहां पे इतनी सारी डेथ टोल हुई है, या कोई और भी ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा देखी हो जिसमें इतनी ज्यादा बड़ी डेथ टोल हुई हो। सबसे पहले देखो लीबिया के बारे में जानते हैं।
और आप लोगों से मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि लीबिया की करेंसी क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता हो तो देख के बताइएगा। तो दिस इज द एरिया लीबिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है। और यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मेडिटेरियन सी के बगल में है। ये फ्लड के रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट है। और देखो जब कोई प्लेस ना न्यूज में आ जाता है तो उसके आसपास की थोड़ी लोकेशन अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, पेपर बनाने वाले के ऊपर है। तो देखो लीबिया है, इसके बगल में देखो इधर इजिप्ट है, सूडान है, चैड है, नाइगर है, अल्जेरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, और ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। लीबिया की कैपिटल है ट्राइपोली, ठीक है। इधर ये आपका टर्की हो गया। अब थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई कि लीबिया के अंदर ना इस लेवल पे फ्लड आई है। दूसरी चीज यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। इवन लीबिया की सरकार ने भी इनको अबांडन कर रखा है। क्यों कर रखा है वो भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं तब तक आपसे चाहता हूं कि आप इस मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली चीज, किस स्टॉर्म के आने से यहाँ पे ये फ्लड आई है? तो स्टॉर्म डेनियल। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, जब यहाँ पे स्टॉर्म आएगा तो आगे की तरफ फ्लड आने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लीबिया का एरिया यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है ना, वो है डेरना। मैं फिर से नाम बोल रहा हूं, इट्स डेरना। और ये डेरना के आसपास ही ये जो डेथ टोल आप देख रहे हो ना, वो है। और लीबिया की सरकार ने इस जगह को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, मतलब लीबिया की सरकार इसको अपना पार्टी नहीं मानती है। वो क्या है कहानी, वो भी हम समझेंगे। पर अभी हमने कुछ कुछ चीजें समझी कि पहले मेडिटेरियन सी में आपका स्टॉर्म डेनियल आया, उसके वजह से ये चीज हुई। बट सिर्फ उसके वजह से नहीं हुई, एक लॉजिक इसके पीछे और है, उस पर हम आए। उससे पहले देख लो कि फ्लड के वजह से अभी तक की जो हाईएस्ट डेथ थी ना, वो अल्जेरिया में हुई थी 1927 में 3000। और अब ये तो फर्स्ट पे आ चुका है लीबिया वाला, इससे ज्यादा तो कहीं मैंने भी नहीं सुनी है। यहाँ पे देखो ये डेरना है, साथ साथ सूशा हो गया, अलबायदा हो गया, बटा हो गया, अलमर्ज हो गया, अलबयादा हो गया, ये बेंगजी हो गया, मेची हो गया, टोब्रुक हो गया। तो ये सारे एरियाज जो है ना, ये इंपैक्ट हुए हैं आपके इस फ्लड से। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना वो डेरना हुआ है। डेरना क्यों हुआ है, आप इस इमेज को देखना। डेरना में पॉपुलेशन करीबन 1 लाख के आसपास की है, और डेरना के अंदर ना ये रिवर बहती है, इसका नाम है वाडी डेरना रिवर। क्या नाम है? वाडी डेरना रिवर। यहाँ पे 2 डैम है, डैम 1, डैम 2। जब ये फ्लड आई ना, क्योंकि पानी ज्यादा हुआ, बहाव तेज हुआ, ये दोनों डैम कोलैप्स हो गए। और जब डैम कोलैप्स होते हैं तब क्या होता है, पानी का एक साथ बहाव बढ़ जाता है ना, यही होता है। इस वजह से पूरा का पूरा ये एरिया जो है ना, ये आपका फ्लड से प्रभावित हो गया है। बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। आप 11,000 डेथ का मतलब समझ सकते हो कि मतलब ये तो पिछले कुछ समय में हमने कभी सुना ही नहीं है कि इस लेवल पे कहीं पे प्राकृतिक आपदा आने के बाद मृत्यु हुई है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि ऐसा कब सुना था मैंने। तो ये चीज है। अब देखो, आप कुछ इमेजेस देख सकते हो, ये अगस्त 31 की इमेज है, जब ऐसा कुछ दिख रहा था आपका डेरना। और सितंबर 12 में देखिए पूरा पानी पानी भरा हुआ है। सैटेलाइट की इमेज है ये। इसके अलावा आप ये एक इमेज देख सकते हैं, देन देयर इज दिस एक इमेज, मतलब कुछ इमेजेस हैं ये। बट आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो मामला है ना, ये कि फ्लड बहुत मैसिव लेवल पे आया है, तभी इस लेवल पे डेथ टोल है। अब ना देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने कहा था कि यार ये जो डेरना वाला एरिया है, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता या लीबिया इसकी मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों, जबकि पार्ट तो लीबिया का ही है। देखो लीबिया जो है ना, 2011 में जब मुअम्मर गद्दाफी को हटा के यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार लाने की कोशिश करी गई थी, तब से ना लीबिया में कोशिश हो रही है सरकार लाने की, स्टेबल सरकार लाने की। तो पहली चीज तो वहां पे स्टेबल सरकार आ नहीं पा रही है, वहां पे इंटरनली ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं और ये सारी चीजें। दूसरा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपका है, मुझे आपको इमेज दिखाने दीजिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप ना इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा बहुत इमेज में मेरा एग्जैक्ट एरिया नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप समझने के लिए समझना इसे, कि जैसे ये लीबिया है ना आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो जो ये वेस्टर्न वाला है ना, ये इनकी सरकार कंट्रोल करती है, जिसमें ट्रिपोली वो अपनी कैपिटल बताते हैं। और ईस्टर्न वाला ना, वहां पे एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है आपका बेंगजी। ये जो जगह है ना,
बेंगजी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करके वो गवर्न करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, ये आपका बेंगजी वाली करती है। सरकार ने बस वेस्टर्न वाला पार्ट अपना रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये हमारी सरकार है, हम इस एरिया को कंट्रोल करते हैं। अब क्या हुआ, डेरना के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि डेरना जो है ना, ये बेंगजी वाली एरिया में आता है और बेंगजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई खास कुछ करती नहीं है, तो डेरना को ना कोई मदद ही नहीं कर रहा है। वहां पे जो आपकी सरकार है लीबिया की, वो भी कह रही है हमारा पार्ट नहीं है तो हम मदद नहीं कर रहे हैं। ऑल दो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत लोगों ने बोला है, लीबिया ने बोला है हम हेल्प करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी बोला है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई हेल्प नहीं पहुंची है। तो डेरना के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि यार इट्स एन अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी फ्रॉम द लीबिया सरकार, तो इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और वहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर लीबिया के हैं अब्दुल हामिद, लेकिन ये सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को अपना मानते हैं, या सरकार जो है सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को रिकॉग्नाइज करती है और वो उसी पे काम करती है। ईस्टर्न जो है ना, वो बेंगजी हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इस तरीके से अच्छा काम है नहीं। दूसरी चीज ये भी है कि अभी बहुत सारे लोग डेरना की मदद कर भी दें, पर जब वहां पे कोई सरकार ही नहीं है, वहां पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं है, तो किससे कनेक्ट करके लोग मदद करें। मतलब वो लोग बेचारे जो वहां के रह रहे हैं ना, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और आप एक चीज समझो, जहां पे लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 11,000 जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, और अगर आप इसको ऐसे समझो तो 15-20 हजार लोग को इसमें मतलब डेथ टोल फ्यूचर में पहुंच सकता है, तो आप ये सोचो कि 1 लाख की पॉपुलेशन में से इतने लोग तो यहीं पे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि इतिहास की वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम है जहां पे ये चीज हो रही है। आज के भी समय में सब कंट्रीज जो हैं वो मदद करने की बात करती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मदद ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचा पाया है। सब बोल रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया ग्राउंड लेवल पे कोई हेल्प नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं।